नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने सिफोलॉजिस्ट, वोट वाइब के करता धरता अमिताभ तिवारी जी। बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। और अमिताभ जी को पहले बधाई इन इलेक्शंस के सही ट्रेंड पकड़ पाने के लिए, क्योंकि हर चुनाव आप दिख रहा है कि उसकी डायनेमिक्स अलग थे। सिर्फ मुद्दे ही नहीं, अलग अलग फोर्सेस जो थी वो काम कर रही थी हर चुनाव के अंदर। जैसे विजय ऐसा कुछ कर जाएंगे, बहुत कम लोग उसको पकड़ पाए, या ममता बनर्जी इतनी बुरी तरह हारेंगी, ये भी बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आपके सर्वेज में हमें वो अंडर करेंट्स जो है वो देखने को मिले। आज जो हम उनसे बात करने वाले हैं वो थोड़ा इन चुनावों के नतीजों ने जो बताया, जो उसके मोटे ब्रॉड ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। और हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी बात करेंगे। उनको ये लग रहा है कि भारत में कुछ ऐतिहासिक हो गया है, अभूतपूर्व हो गया है। अगर आप हेडलाइंस पढ़ें तो उनको लगता है कि भारत वन पार्टी रूल की तरफ जा रहा है। भारत में ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है, ऑपोजिशन स्पेस है ही नहीं इस वक्त। और क्या ये एक लंबे अरसे तक रहेगा, और क्या खासकर पश्चिम बंगाल के और तमिलनाडु के नतीजे आपको 2029 के रुझान भी बता रहे हैं। तो अमिताभ जी, आपके लिहाज से मोटे मोटे टेकअवेज जो हैं इन इलेक्शन रिजल्ट्स के क्या हैं, और क्या ये एक्चुअली कोई वाटरशेड मूवमेंट है? देखिए, मोटे मोटे टेकअवेज तो ये है कि बीजेपी ने प्रो इनकम्बेंसी का जो कोड है वो क्रैक कर लिया है। जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वो अपनी सरकार बड़े मार्जिन से बचा करके आ रही हैं। बचा करके तो कहना सही नहीं होगा, मतलब प्रचंड जीत हासिल कर रही हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और अब आसाम में ये साफ दिख गया। जहां जहां भी विपक्ष की सरकार है वो सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी से ग्रस्त है। चाहे वो टीएमसी हो बंगाल में, चाहे वो डीएमके हो तमिलनाडु में, चाहे वो एलडीएफ हो केरल में। यानी बीजेपी जहां प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर पे जीत रही है, विपक्ष भले ही कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो वो एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहे हैं, चाहे सामने बीजेपी हो या ना हो। चाहे सामने बीजेपी हो या ना हो, जैसे केरल है। दूसरी बात है कि एक सिग्निफिकेंट हिंदू अवेकनिंग इस चुनाव में हमें देखने को मिला है। वो दो राज्यों में तो काफी प्रखर तरीके से उसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिला। एक है आसाम, दूसरा है बंगाल। एक तमिलनाडु में हमें वो देखने को नहीं मिला है। वो सिग्निफिकेंट एक अंडर करंट है। तो धीरे धीरे एक जो अपोजिशन स्पेस क्रिएट होगा वो आगे जाकर के हमको वो हिंदू अंडर करंट है, लेकिन नतीजों में नहीं दिख रहा है। नतीजों में नहीं दिख रहा है। और वो केरल में भी है, आप देख लीजिए, क्योंकि केरल की बात भी नहीं हुई पिछली बार। केरल में भी ये बात है। अब कैसे इसको हम लोग डिकोड करते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो वेस्ट बंगाल का जो मैंडेट है, इट इज सिग्निफिकेंटली, अगर आप पूछेंगे कि क्या कारण है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन घुमा फिरा के जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक्सेसिव माइनॉरिटी अपीजमेंट बाय द गवर्नमेंट देयर। उसके खिलाफ ये गुस्सा है, उसके खिलाफ ये मैंडेट है। हमने हमेशा चर्चा करी है कि टीएमसी की 3M है स्ट्रेंथ: ममता, महिला, मुस्लिम। बीजेपी ने इसको काटने के लिए अपनी 3M स्ट्रेटेजी बनाई है। दुर्नीति यानी मिस गवर्नेंस, महिला असुरक्षा, महिला हो गया, ममता को मिस गवर्नेंस से उन्होंने कोरिलेट कर दिया, और मुस्लिम का माइनॉरिटी अपीसमेंट। इससे एक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। लगभग 10% हिंदू समाज के लोग टीएमसी से बीजेपी में मूव हुए। तो अगर 70% आबादी है और 10% से गुना करेंगे तो 7% का स्विंग टीएमसी से बीजेपी के फेवर में सीधा वोट शिफ्ट हो गया। और ये 200 का आंकड़ा जब आप हिंदू अंडर करंट कहते हैं तो उसका मतलब क्या? वोटर जो है, मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोटर, वो हिंदू बन के वोट कर रहा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोटर जो है वो जो ये माइनॉरिटी अपीजमेंट है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, उससे अब ऊब गया है। मैंने इससे ऊब गया है, उससे अब त्रस्त हो गया है। आपको 2014 का भी लोकसभा रिजल्ट अगर आप ध्यान देखें तो कांग्रेस पार्टी ने एक कमिटी बनाई थी, AK एंटनी कमिटी। उन्होंने रिपोर्ट में क्या लिखा? वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी अपीजमेंट। करेक्ट। तो ये अब भारत में मेजॉरिटी जो है ना वो माइनॉरिटी की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता, या माइनॉरिटी की तरह नहीं रह सकता है। करेक्ट। मेजॉरिटी कैन नॉट बी ट्रीटेड लाइक माइनॉरिटी। दैट सीडिंग इज वेरी वेरी क्लियर इन पीपल्स माइंड्स। और पैरेलल एक चीज हो रही है, एक पैरेलल चीज हो रही है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो युवा है वो इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के
डबल स्टैंडर्ड से परेशान है, तभी AIMIM या हुमायूं कबीर की पार्टी कुछ सीटें जीत रही है, वो या RJD सीटें हार रही है बिहार में। वो कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हमको देती नहीं है। ममता बनर्जी ने 47 टिकट्स दिए, आबादी तो 30% है, 100 टिकटें मिलनी चाहिए थी, आधी भी नहीं मिली, करेक्ट। तो लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी नहीं दे रही है, वोट हमारा ले रही है, ना कोई लीडर है। TMC में कौन है मुस्लिम लीडर? मैं आज आपको पूछूं कि पूरे भारत में कांग्रेस का मुस्लिम लीडर कौन है? वी विल नॉट बी एबल टू आंसर। ओवैसी की बात और कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आप। सपा में कौन है? RJD में कौन है? ममता बनर्जी की पार्टी में कौन है? ये सारी पार्टीज ने एज अ वोट बैंक यूज किया है माइनॉरिटीज को, इसीलिए माइनॉरिटी वोट बैंक में भी स्प्लिट हो रहा है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ आपने जब असम और बंगाल की बात की कि वहाँ मुस्लिम अपीजमेंट का एक रिएक्शन दिखा है हिंदू समाज के अंदर, बट तमिलनाडु एंड केरल जहां बीजेपी बिट प्लेयर है, अभी तो हम उसको यही कहेंगे, एक जगह एक विधायक जीत के आया है, एक जगह 3 विधायक जीत के आए हैं केरल के अंदर, तो वहां ये कैसे प्ले कर रहा है? अब तमिलनाडु में भी ऑफ कोर्स माइनॉरिटी आई मीन मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 6% है, लेकिन जो DMK की सरकार के लीडर्स के जो एंटी सनातन स्टेटमेंट्स हैं, देखिए एक बात समझना हमें जरूर होगा, जो लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी मैं बोलता हूं उसको, यानी जो एक लेवल है पूजा पाठ करने की, संस्कारों को फॉलो करने की, सदर्न स्टेट्स में कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, ईस्ट एंड वेस्ट और भी ज्यादा है। आई मीन दिस वी कैन बिलीव। मंदिर वहां पे इतने भव्य हैं कि मतलब आप जब घूमेंगे तो एकदम आनंद की प्राप्ति हो जाए आपको। तो लेवल ऑफ रिलीजियोसिटी इन सदर्न स्टेट्स इज हायर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब वहां पर जहां पर लोग इतने ज्यादा रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करते हैं, वहां पर एक सरकार एंटी सनातन स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली दे रही है, पहली बात। दूसरी बात है कि दीपम कंट्रोवर्सी हुआ, जहां पर वो दीपक जलाने की कंट्रोवर्सी हुई, और सरकार के रिप्रेजेंटेशन में माइनॉरिटीज या क्रिश्चियन पॉपुलेशन का एक दबदबा रहा, ठीक है। उसकी वजह से वहां भी एक अंडर करंट है जो इस रिजल्ट में हमें नहीं देखने उसका लाभ क्यों नहीं मिला AIADMK बीजेपी को? उसका लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जो फोकस था वो लार्जली इस बार वेस्ट बंगाल में था, ठीक है। पीयूष गोयल वहां इंचार्ज बनाए गए थे, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि पीयूष गोयल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इज नॉट अप टू द लेवल ऑफ नरेंद्र मोदी। या ऑब्वियसली नहीं, बंगाल में बिजी थी, बंगाल में उसको एक मैसेज देना था, बंगाल में या करो या मरो की लड़ाई थी, उसको ये वहां पर एस्टैब्लिश करना था कि ये 15 साल से जो दुर्नीति है उसको खत्म करना है। और एक डिलिमिटेशन का भी जो बोगी बीच में आ गया, उससे थोड़ा पुशबैक मिल गया ADMK को, और ADMK ने जो माहौल बनाया था उस माहौल का एडवांटेज, जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, एंड में लोगों ने एक्चुअली हंग असेंबली है, बट फिर भी TVK को उसका ज्यादा बेनिफिट। आपको लगता है कि अगर बीजेपी और फोकस्ड होती तमिलनाडु पर तो ये लार्जेस्ट अलायंस माहौल पूरा था। आप देखिए ना, एंटी इनकम्बेंसी कितनी हाई थी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर चुनाव हार गया, जबकि हम लोग क्या कहते थे दिल्ली में बैठ के कि स्टालिन का इमेज बहुत अच्छा है, स्टालिन तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, भले ही पार्टी की इमेज अच्छी ना, स्टालिन खुद हार गए। एक बार पूरे नॉर्थ की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार अभी आपके सामने अलग अलग प्रोग्राम्स में चर्चा कर चुके हैं कि अब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल इंडिया, ये तो भाजपा पूरी तरीके से यहाँ पर या तो है या मुख्य विपक्ष है, तो आज नहीं तो कल आएगी। एक पंजाब इसमें एक बीच में छूट जाता है, और इधर एक झारखंड की आप बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एरिया है, उसकी हम लोग चर्चा नहीं करते। लेकिन उसके अलावा और कोई राज्य यहाँ तो नहीं बचा। इसके बाद दक्षिण और झारखंड में भी सत्ता में आ ही चुके हैं, एक बार मुख्य विपक्षी दल है। पंजाब में भी बहुत प्रयास कर रही है बीजेपी, लेकिन पंजाब भी एक सेंटिमेंट है, वहां पर एक अलग चीज प्ले करती है, उसकी बात कर लेंगे अलग से। लेकिन दक्षिण में ये जो 5 राज्य हैं, इनमें से एक में चूंकि साथ में नायडू जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, तो आंध्र प्रदेश में वो एक अलायंस में जूनियर पार्टनर बन के बीजेपी फिलहाल होके है। कर्नाटका में उसको उम्मीद है कि अगली बार वो सत्ता में आएगी। बाकी तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु की बात उन्होंने कर ली। मैं तेलंगाना और केरल की बात हमसे करूंगा अमिताभ जी से। केरल में प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया कल कि बंगाल में भी हम 3 से 77 और 77 से 207 हुए, और केरल में हम 3 आ चुके हैं अब। तो केरल जो कहते हैं नट, अगर मान लिया, इज दिस नट अबाउट टू क्रैक?
See, Kerala election of 2026 is the watershed election for Kerala in its history. Okay. Why? हमको ध्यान होगा लेफ्ट जहां हारती है, पहले तो देयर इज नो लेफ्ट इन द कंट्री. करेक्ट. लेफ्ट वेस्ट बंगाल का चुनाव हारी 2011 में. 2021 में कितनी सीटें आई? 0. 10 साल के अंदर लेफ्ट पार्टी विच रूल्ड फॉर 34 इयर्स बिकेम 0. त्रिपुरा में 0 तो नहीं, बट लगभग 10 साल में उनका वही हाल हो गया. लेफ्ट पार्टी का डिसइंटीग्रेशन बहुत सिग्निफिकेंटली फास्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट एज अ कोर आइडियोलॉजी कुछ बचा नहीं है. इनफैक्ट एलडीएफ जो है वहां की राइट विंग पार्टी है. ठीक है. एलडीएफ इज द पार्टी जिसको हिंदू सपोर्ट करते हैं लार्जली, और यूडीएफ को मुस्लिम कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी सपोर्ट करते हैं. 55% हिंदू हैं, 45% वहां पर मुस्लिम और क्रिश्चियन सपोर्ट. यही है ट्रेंड. अभी इस बार भी अगर आप वहां जाएंगे, पहली बार मैंने केरल में सनातन शब्द सुना है. अच्छा. यस. कि जो अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो आयुएमएल मजबूत होगी, ऐसा एक सीपीएम का भी एक मंत्री का स्टेटमेंट था. ऐसा लोगों में एक विचार था. लेकिन जब आप उनसे पूछें कि आप वोट किसको करोगे, तो जवाब आएगा एलडीएफ, क्योंकि बीजेपी एटलीस्ट इन दिस इलेक्शन वाज नॉट इन अ पोजीशन टू डिफीट द कांग्रेस पार्टी. लेकिन अब तो लोगों को दिख गया कि एलडीएफ का सफाया हो चुका है, और हमारे पास 2 राज्यों का ट्रेंड है, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा. तो एलडीएफ का जो वोटर है, अब जो लार्जली हिंदू वोटर है, वो इधर जाएगा. वो अब शिफ्ट हो सकता है बीजेपी में. बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन इसमें लगेंगे 5 से 10 साल वक्त लगेगा. और अगला इलेक्शन या उससे अगला. Yes. इसको अच्छा, इनके जो बात जो बता रहे हैं आप, इसको क्लेम किया है शुभेंदु अधिकारी ने. उन्होंने ममता बनर्जी को हराने के बाद उसी दिन इनफैक्ट जब काउंटिंग थी, तो उन्होंने कहा था कि यहां मुझे लेफ्ट का हिंदू वोट भी मिला है. जो बात आप कह रहे थे कि करेक्ट. प्रेसिडेंसी में शिफ्ट हुआ है. तो लेफ्ट, अगर लेफ्ट का वोटर राइट को जाए, ये हुआ है हमारे हुआ है. होता है, यहां भी हुआ है, अपना बंगाल में भी हुआ है. प्रेसिडेंसी क्षेत्र में या फेज 2 में जो 142 सीटें हैं सौरभ जी, उसमें पिछली बार बीजेपी की 18 थी, और ममता बनर्जी की शायद 18 थी, तो बीजेपी उनकी जो भी 124 या जो भी थी, है ना, 123 थी. 123 थी. एक आईएसएस को मिली थी. इस बार बीजेपी की वहां पे कितनी है? 90 सीटें. वो हो नहीं सकता लेफ्ट का, क्योंकि हिंदू अवेकनिंग, हिंदू कंसोलिडेशन. तो जो वोट, कुछ वोटर टीएमसी के का हिंदू वोटर शिफ्ट हुआ, अगेन ड्यू टू डिफरेंट रीजन. केरल के बारे में आपका मानना यह है कि लेफ्ट फेड आउट होगी. यस, और वो स्पेस बीजेपी लेगी. 100%. ये 5 या हमको अगले चुनाव में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वोटर को दिखेगा कि भाई लेफ्ट अब नहीं काउंटर कर सकता है यूडीएफ को, क्योंकि लेफ्ट भी अब वहां पे लार्जली डिसइंटीग्रेट होकर के सिंगल लीडर पार्टी बन चुकी थी. पिनराई विजयन के बाद वहां पे कोई लीडर नहीं है लेफ्ट का. तेलंगाना, प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में भी जाके कहा कि तेलंगाना एक बेहतर गवर्नेंस डिजर्व करता है. तेलंगाना में कर्नाटक जैसी सिचुएशन में, हालात में पहुंचने की, या पहुंच चुकी है बीजेपी, या पहुंचने वाली है, जहां आप क्लेमेंट हो जाएं? नहीं, वहां अभी वैसी हालत नहीं है मेरे हिसाब से. कर्नाटक इज अ डिफरेंट स्टेट, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा पहले सरकार बना चुकी है. वहां पर उसके पास एक बहुत कद्दावर लीडर येदियुरप्पा के फॉर्म में है, मतलब थे एज इन अभी भी हैं, और उनके पुत्र अभी स्टेट प्रेसिडेंट हैं. और वहां पर क्योंकि अब अलायंस हो गया है जेडीएस के साथ, तो बीजेपी के पास या एनडीए के पास अब एक लिंगायत प्लस वोक्कालिगा का डेडली कॉम्बिनेशन है. कांग्रेस के पास क्या कॉम्बिनेशन है? कांग्रेस के पास, क्योंकि डीके शिव कुमार चुनाव लड़े, और उस वक्त प्रोजेक्शन नहीं था कि डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे या नहीं, तो लोगों में कंफ्यूजन था. तो वोक्कालिगा समाज ने भी कांग्रेस को वोट कर दिया, और सिद्धारमैया का जो एक अहिंदा कंसोलिडेशन है लोअर एमबीसीज ओबीसीज का, वो इकट्ठा हुआ और कांग्रेस को प्रचंड जीत मिल गई. लेकिन इस बार क्योंकि डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनाए जा रहे हैं, वो वोक्कालिगा वोटर शिफ्ट होगा वापस या तो जेडीएस में, तो लिंगायत वोक्कालिगा का एक कॉम्बिनेशन रहेगा. फ्लिप हो सकता है 28 में, क्योंकि वहां पे ट्रेंड है हर 5 साल में फ्लिप होने का. जहां तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में कॉम्प्लिकेशन इसीलिए है क्योंकि तेलंगाना में अब अभी भी आप कह सकते हैं कि सेकंड क्लेमेंट जो है वो बीआरएस है ना, क्योंकि बीआरएस का एक, देखिए क्या होता है, कभी भी कांग्रेस पार्टी, जब हम बात करते हैं, थोड़ा हम लोग पीछे चले जाएं, तो 1951 से 1967 तक क्यों उसका एक छत्र राज रहा, जो अभी बीजेपी या मोदी का राज है, क्यों रहा? क्योंकि जो भी पार्टी किसी भी
देश को इंडिपेंडेंस दिलाती है, Exactly. उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट होता है, उसके साथ एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। यही एडवांटेज बीआरएस के साथ है या टीआरएस के साथ अलग है, स्टेट की लड़ाई लड़ अलग स्टेट की लड़ाई में उनका एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि क्षेत्रीय दल फैमिली कंट्रोल से चलता है और क्षेत्रीय दल का सेकंड थर्ड जनरेशन लीडर अपने फर्स्ट जनरेशन लीडर के बराबर उसके पास करिश्मा नहीं होता, चाहे वो अखिलेश हो चाहे कहीं नहीं, तेजस्वी होता है। कहीं नहीं। तो क्योंकि अब वहां पर भी ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रहा है, होगा फ्रॉम केसीआर टू केटीआर एंड केटीआर इज नॉट केसीआर, हो ही नहीं सकते। तो एक स्पेस ऑटोमेटिकली बीआरएस जो है वो इस चुनाव में ही हो सकता है कि हमको देखने को मिल जाए कि सिग्निफिकेंट वीकनिंग बीआरएस की हो, जो केरला में एलडीएफ की होगी, करेक्ट। तो जब सिग्निफिकेंट वीकनिंग सेकंड फोर्स की हो जाएगी तो ऑटोमेटिक सेकंड फोर्स के रूप में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज थर्ड या वो सेकंड या ये फर्स्ट आएगा चुनाव में, लेकिन ये इक्वेशंस वहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव इक्वेशंस हैं फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो ये अनकॉन्कर्ड फोर्ट्रेस जो साउथ की कुछ स्टेट्स हैं, अब बीजेपी 5 से 10 साल में उनके लिए बीजेपी एलियन नहीं रही, बीजेपी वहां पर अब एक नॉन 12% भाई, अगर 15% वोट शेयर मिल रहा है केरल में, या अगर आपके कितने 4 या 5 या 7 एमपीज हैं, आपके 4 या 5 एमपीज हैं सॉरी तेलंगाना से, तो एलियन फोर्स तो आप नहीं कह सकते, करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि भाई बीजेपी आउटसाइडर पार्टी है बंगाल में, और सर्विस में भी आता था, ऐसा नहीं कि नहीं आता था, कुछ लोग कहते थे कि हाँ। लेकिन अगर एक पार्टी 38% 40% वोट शेयर लेके आ रही है तो आउटसाइडर के भरोसे तो नहीं जीत रही। पूरे साउथ में इनरोड्स बीजेपी ने बनाना जो है वो माहौल धीरे धीरे बनना शुरू, तमिलनाडु में मैं कह रहा हूं, तमिलनाडु में भी विजय ने वो कर दिया है जो बीजेपी और कांग्रेस एज नेशनल पार्टीज इतने सालों से नहीं कर पाई। ट्रेडिशनल द्रविडियन पार्टीज मे बी ऑन अ डिक्लाइन, क्योंकि वहां भी लीडरशिप का इशू है। ठीक है, ईपीएस लीडर हैं एडीएमके के, लेकिन ईपीएस के बाद कोई सक्सेसर नहीं है उनके फैमिली का। ठीक है, और उदयनिधि स्टालिन इज नॉट स्टालिन, द स्टालिन इज नॉट करुणानिधि। ठीक है, तो उदयनिधि स्टालिन इज नॉट इवन स्टालिन। तो क्या होगा कि वहां भी सिग्निफिकेंट चर्निंग हो सकती है पार्टी में फॉर लीडरशिप। ओके, तो इसकी वजह से वहां भी डीएमके एडीएमके हो सकता है, अगर टीवी के 5 साल अच्छे से सरकार चला लेती है तो ये दोनों फोर्सेस वीकेंड हो जाएं और ऑपोजिशन का स्पेस खुल जाए। लास्टली मैं आपसे 2 बड़े इलेक्शंस की और बात करूंगा, क्योंकि हमने जैसे बात की, और अगर पूरे देश में आप देखें, दक्षिण की बात हमने कर ली, तो एक पंजाब है जिस पे बीजेपी बहुत काम कर रही है, लेकिन बीजेपी यहाँ बड़े लंबे वक्त तक जो है एक छोटा भाई जूनियर पार्टनर बन के रही है, उसको नुकसान भी हुआ। लेकिन पंजाब जैसी स्टेट में, पंजाब जैसी बॉर्डर स्टेट एक ऐसा राज्य जो है बहुत संवेदनशील है, वो उसके साथ नेशनल पार्टी के तौर पर वो जुड़ी रही। पंजाब और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगले साल इन दोनों जगहों पर चुनाव होना है। सो पहले यूपी, लोग कह रहे हैं कि अगर बंगाल बीजेपी जीत सकती है तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो यूपी उतना मुश्किल नहीं लगता। सही बात है, क्योंकि बात यह है कि एक तो यूपी में बीजेपी विपक्ष में नहीं है, बीजेपी पक्ष में है, और बीजेपी ने प्रो इनकम्बेंसी कोड तो क्रैक कर लिया, हमने देखा है। प्लस अब वहां भी उसका एक क्या बोलते हैं उसको, स्पिल ओवर इफेक्ट, एक सिग्निफिकेंट, पहले ही एक हिंदू अवेकनिंग है, अब वो दिख रहा है लोगों को कि भाई हमने शायद गलती कर दी 2024 के लोकसभा चुनाव में, हम अलग अलग जातियों में बट गए और बीजेपी की आई थिंक 36 रह गई, और उसी कारण से बीजेपी यूपी की वजह से मोदी को मेजॉरिटी नहीं मिली, 272 से 240 आ गई। तो कहीं एक ये गिल्ट पश्चाताप फैक्टर भी हो सकता है जो हमको देखने को मिले। और एक बात ही साफ हो गई है कि कोई भी पार्टी अब एंटी हिंदू या एंटी मेजॉरिटी पॉलिटिक्स करके भारत में सर्वाइव नहीं कर सकती। ये तो चुनाव के रिजल्ट अब दिखा रहे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट या सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट बैंक पे, क्योंकि 20% MY लेट से कहें मुस्लिम यादव वोट बैंक 30% जो है उसके बेसिस पर अगर चुनाव लड़ती है तो उसके लिए आसान नहीं रहने वाला है। पीडीए की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पीडीए ठीक है एक एक्रोनिम है, लेकिन ये सरकार भी पीडीए की ही है, पिछड़ों की है, दलितों की है, अगड़ों की है, आदिवासियों की है। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा ओबीसी लीडर्स या चीफ मिनिस्टर। जब आप बंगाल की बात कर रहे थे, जब आपने कहा एंटी मतलब मुस्लिम अपीजमेंट के खिलाफ एक रिएक्शन है, उन स्टेट्स में जहां अभी सीधे कांग्रेस से टक्कर नहीं थी बीजेपी की, इन राज्यों में अब पंजाब और आगे जहां कांग्रेस से होगा, या अखिलेश यादव का तो चुनाव नहीं था, लेकिन इन ऑपोजिशन लीडर्स को भी मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट का दोषी मानती है, दिख रहा है, मानती है, और इनको साफ ये खतरा दिख रहा है। साफ ये खतरा दिख रहा है अब कि भाई अब
ये अज्यूम करना कि 20-25% मुस्लिम आबादी एक सीट में है और 70% 75% हिंदू वोट डिवाइड हो जाएगा और हम ये मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट जीत करके आ वो नहीं जाएंगे, होने वाला। अब वो ज़माना गया। ओके, अब आखिर बचा पंजाब। पंजाब में बहुत मैं सुनता हूँ, जो लोग जानकार जो सरकार कॉरिडोर्स में ज़्यादा जानते हैं या पार्टी को बीजेपी को कवर करते हैं, कह रहे हैं बीजेपी कुछ पंजाब के लिए बड़ा सोच रही है। पंजाब क्या कभी डिलीवर हो पाएगा बीजेपी के लिए? देखिए, पंजाब की सिचुएशन जो है वो गोवा जैसी है। अब गोवा में भाजपा लगातार जीत रही है, लेकिन उसका एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ डिवीजन ऑफ वोट होता है। अब पंजाब में आज की डेट में अगर आप लोकसभा के बाद जितने भी बाई पोल्स देखेंगे तो आम आदमी पार्टी 30, 31, 32, 33% पे भी सीट निकाल ले रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस और एक अकाली दल का एक जो और फैक्शन है, ऑफशूट है, जो और रेडिकल है, इस 4 दलों में वोट बढ़ जा रहा है। अब बात यह है कि सिर्फ हिंदू, क्योंकि हिंदू इज अ माइनॉरिटी देयर, तो वो स्टेट ही कॉम्प्लेक्स है। हिंदू माइनॉरिटी है, सिख मेजॉरिटी है, और सिर्फ हिंदू समाज के कंसोलिडेशन या हिंदू समाज की मुझे लगता है 40 या 42 सीटें हैं, 42 सीट है शायद, जहां इन्फ्लुएंस है, सिर्फ उसके बेसिस पर चुनाव जीतना आसान नहीं है। तो अकाली दल और बीजेपी का जो हिस्टोरिकल अलायंस था काफी कॉम्प्लीमेंट्री और नेचुरल अलायंस था, बिकॉज इट वाज एन अलायंस बिटवीन द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी कम्युनिटी। करेक्ट। और मेजॉरिटी का वोट अकाली लेके आता था और माइनॉरिटी जहां वो लड़ती थी शिफ्ट होता था, और जहां बीजेपी लड़ती थी तो माइनॉरिटी वोट लेके आती थी, मेजॉरिटी उसको सब। एकदम नेचुरल अलायंस था जो कि अच्छा लंबा चला। अब यहाँ पर है कि अगर बीजेपी इस अलायंस को रिवाइव कर लेती है, क्योंकि उसके पास अब ये हिंदू अवेकनिंग और पूरे भारत में है, तो ये 42 सीट्स पर तो अच्छे से प्लेस्ड है। लोकसभा में भी मुझे जहां तक ध्यान है 23 या कुछ सीटों पे भाजपा आगे थी। 117 में से 23 सीट्स पर बीजेपी लीड कर रही थी, लार्जली इन्हीं पॉकेट्स में। अगर ये अलायंस हो जाता है और अगर जो आप में अभी राज्यसभा में जो एक स्प्लिट हुआ है, अगर राघव चड्ढा या और भी कुछ लीडर्स अगर 20-25 जो अच्छे, जिनकी अच्छी इमेज है, आम आदमी की इमेज है, ऑनेस्ट इमेज है, जिन्होंने अच्छा काम किया, ग्राउंड सपोर्ट है, जिनको ग्राउंड सपोर्ट है, अगर उसमें से कुछ 20-25 लोग आ जाते हैं और ये अलायंस बन जाता है तो माहौल जो है वहाँ भी बन सकता है। ओके, आपने गोवा से क्यों तुलना की पंजाब की? नहीं, गोवा से तुलना मैंने इसलिए की पंजाब की, क्योंकि सिर्फ वो डिवीजन ऑफ वोट की। ओके, कि भाई गोवा में जब बीजेपी 33% या आई थिंक 33% ही है पे जीत रही है, तो डिवीजन ऑफ वोट कैसे? कांग्रेस है, टीएमसी है, आप है, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी है, वोट पूरा डिवाइड हो जाता है और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बेनिफिट मिलता है। बट पंजाब को मतलब देखना पड़ेगा क्लोजली, मतलब इंटरेस्टिंग हो सकता है चुनाव के जाते जाते। ओके, तो अमिताभ जी से आज आपने पूरे भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो हमें समझने में मदद मिली है। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।